Hello student, I am Professor Abid Umar from ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक है नर्व इम्पल्स का। आज मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिकली नर्व इम्पल्स क्या होती है, आप जानते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है उसको आपने एफएससी की बुक में पढ़ा कि इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वजह से एक वेव जनरेट होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल्स जिनको बोला जा रहा है बेसिकली वो सोडियम एंड पोटाशियम आइंस होते हैं जिनके थ्रू आती है। बेसिकली न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक पोटेंशियल जनरेट होता है इन आइंस की वजह से, उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी उस वक्त का पोटेंशियल जिस वक्त मेम्ब्रेन रेस्ट में है, और एक होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी जिस वक्त मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन के अंदर है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रही है। इसको लिखते हैं RMP और इसको लिखते हैं AMP शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ये होता है कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती उस वक्त। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये एक एक्सॉन है, एक्सॉन की ये एक्सोलिमा, मीन ये दिस इज कॉल्ड द एक्सोलिमा मीन सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलोगे एक्सोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, जिसके दरमियान में चार्ज का सेपरेशन हम डिस्कस करेंगे। देखें अब क्या होता है जी बेटा, होता है ये कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब ये रेस्ट की हालत में होती है तो ये अंदर के साइड के ऊपर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और बाहर के साइड के ऊपर चार्जेस मोर पॉजिटिव होते हैं। ये चार्जेस इक्वल नहीं होते, न्यूट्रल नहीं होते, अंदर ज़्यादा नेगेटिव है, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ चार्जेस की, इसको इस वजह से इस मेम्ब्रेन को कहते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। नो, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, दिस विल कॉल द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये अनइक्वल चार्जेस क्यों हैं? क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम आइंस 10 टाइम्स मोर होते हैं, जबकि अंदर की तरफ पोटाशियम आयन 20 टाइम्स मोर है, जबकि फेडरल में लिखा है ये 30 टाइम्स मोर होते हैं। तो आप दोनों वैल्यू याद कर सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ आपकी बुक आपके जो है ना वो PMC के पेपर में आएगी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, उसकी वजह से ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, और यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा मेम्ब्रेन को रेस्टिंग फॉर्म में रखती है। सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है जो कि मेम्ब्रेन को रेस्टिंग फॉर्म में रखता है, एक और चीज़ है कि ये मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव ही रहे और बाहर से पॉजिटिव रहे। एक चीज़ और इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, वो कौन सा है? वो ये चैनल है, वो होता है सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? ये तीन सोडियम आयन को बाहर ले जाता है, ठीक है ना, 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटाशियम आयन बदले में अंदर आते हैं। वो आते वाया इसी चैनल के हैं, ठीक है ना। 2 पोटाशियम आयन ग्रीन कलर में है तो मैं खुद से लिख देता हूँ पोटाशियम आयन, ये जो 2 पोटाशियम, अब दो पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं, बदले में 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं। तो दिस विल मेक द मेम्ब्रेन आउटसाइड मोर पॉजिटिव, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जनाब 3 सोडियम आयन सोडियम पोटाशियम एटीपेस से बाहर आ रहे हैं, जबकि बदले में 2 पोटाशियम आयन अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बेटा, ये दूसरा फैक्टर है जो कि मेम्ब्रेन को बाहर से मोर पॉजिटिव और अंदर से मोर नेगेटिव बनाता है। अब तीसरा फैक्टर एक और चीज़ होती है। तीसरा फैक्टर क्या है? ये बेटा जो है तीसरा फैक्टर ये कि जो इनसाइड एक्सोप्लाज्म है यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं,
मसलन कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं, यहाँ पर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है बेटा कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, यहाँ पर एक पाया जाता है आरएनए। आरएनए भी एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हैं कि ऑल द एसिड्स हैव नेगेटिव चार्ज। एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये HA ऐसे होता है, जब प्रोटॉन निकल जाता है तो इस एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो तमाम के तमाम एसिड पर नेगेटिव चार्ज और तमाम के तमाम अल्कलाइंस के ऊपर जो बेसिक्स होते हैं, बेस जो होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये इनसाइड पाए जाते हैं, तो ये इनसाइड के मेम्ब्रेन को और ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं। ये तीसरा फैक्टर है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। ये 3 फैक्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा एक और फैक्टर भी है, वो क्या होता है बेटा, वो देखिए मैं आपको उसके लिए पहली डायग्राम के पास लेकर जाऊंगा। आपको ये वाला चैनल दिखाया हुआ, दिस विल कॉल द लीकी पोटेशियम गेट। ये लीकेज पोटेशियम गेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, इवन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान भी ओपन रहता है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो ऑल आयन से इम्परमेबल होती है, हर तरह के आयन से इम्परमेबल है, बट लेकिन ये पोटेशियम आयन से जो है ये परमेबल होती है। पर ये बात इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो 24 आवर पोटेशियम आयन वहाँ से बाहर लीक होता रहता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए। ये जो है बेटा, ये वाला जो गेट है, ये जिसको आप सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बोल रहे हो, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ अंकेस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन मूव कर होता है, बाहर सोडियम ज्यादा है और सोडियम बाहर आ रहा है, ठीक है ना। 3 सोडियम आयन जो है ये बाहर जा रहे हैं, जबकि बदले में 2 पोटेशियम, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है और पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, तो इसके लिए फिर एटीपी खर्च करना पड़ता है। ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये जो है ना ये बेसिकली पैसिव ही है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। ये यहाँ पर पोटेशियम लीक होता रहता है और बाहर लीक होता रहेगा तो इट विल मेक द आउटसाइड मोर पॉजिटिव। तो ये 4 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर कौन सा होगा, पहला फैक्टर हो गया बेटा ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। दूसरा फैक्टर हो गया ऑर्गेनिक एसिड की मौजूदगी। तीसरा फैक्टर जो हो गया ये हो गया बेटा जो है ये लीकी जो है वो पोटेशियम गेट्स जो कि बाहर की तरफ लीक करें। और चौथा फैक्टर मैं पहले ही बता चुका आपको, वो आयंस की कंसंट्रेशन है। जैसे सोडियम आयन का 10 टाइम्स ज़्यादा बाहर होना और पोटेशियम आयन का 20 टाइम्स जो है वो अंदर ज़्यादा होना। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि ये रेस्टिंग से एक्शन में बदल जाता है। देखो बेटा, इसके लिए इसको चाहिए थ्रेशोल्ड। इसके लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसको रिक्वायर्ड है। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बेसिकली ये क्या करता है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन। ये एक गेट होता है, उसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन, उसको ओपन कर देता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड होता है बेटा ऐसा स्टिमुलस जिसके अंदर मिनिमम इंटेंसिटी हो, मिनिमम इंटेंसिटी हो, इतनी पावर हो, इतना पोटेंशियल इसके पास हो कि ये इस सोडियम गेट को ओपन करा सके। इसके लिए इसके पास 15 मिली वोल्ट से लेकर 30 मिली वोल्ट तक की पावर होनी चाहिए, तब जाके ये सोडियम गेट को ओपन कर पाएगा। तो ये अगर इसके पास है तो सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे। और सोडियम गेट के ओपन होने से क्या होगा, देखें जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस विल बी अ वोल्टेज गेटेड सोडियम। जैसे ही थ्रेशोल्ड जो होता है ना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होता है वो इसके ऊपर वर्क करता है और ये गेट ओपन हो जाता है और सोडियम आयन बड़ी तेजी के साथ अंदर आ जाता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करके आता है, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है। सोडियम आयन अंदर आएगा तो अंदर आने से क्या होगा, देखिए जब ये सोडियम गेट अगर खुलता है और ये सोडियम अंदर आता है तो अंदर आने से ये होगा कि अंदर की मेम्ब्रेन हो जाएगी मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, और बाहर की मेम्ब्रेन हो जाएगी मोर नेगेटिव।
ये जो चार्ज के अंदर रिवर्सल आ गई है, ये जो चार्ज रिवर्स हो गए, इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन। अभी तक आपने दो कंडीशंस पढ़ी हैं, पोलराइज स्टेट जो कि रेस्टिंग फॉर्म में था, डीपोलराइजेशन हुई है, ये बेसिकली अब यहां से एक्शन पोटेंशियल, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा चार्ज के रिवर्स होने से, और डीपोलराइजेशन चार्ज के उल्ट होने से यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जो कि तकरीबन 50 मिली वोल्ट का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है बेटा बाकी हिस्से में अभी ये पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, मीन अभी भी स्टिल ये वाला हिस्सा पोलराइज्ड है, यानी रेस्ट फॉर्म के अंदर है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि अगर आप इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं आगे, ये सोडियम गेट, दिस विल बी अ वन अनदर गेट, दिस विल बी अ वन अनदर गेट। ये तीन गेट मैंने यहां बनाए। ये मैंने क्यों बनाए? देखें, ये है वोल्टेज गेट सोडियम, और ये वाला जो गेट है ये है पोटाशियम वोल्टेज गेट, और ये तीसरे वाला जो मैंने बनाया ये अगेन सोडियम वोल्टेज गेट है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। देखें क्या होगा, जब इस ये वाली डीपोलराइजेशन को आगे मूव करना होगा, यहां जाना होगा, तो अब यहां थ्रेशोल्ड नहीं आएगा। मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा रेस्टिंग में है, मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा एक्शन में आ चुका है सोडियम के ओपन होने से, और इस सोडियम को थ्रेशोल्ड ने ओपन करवाया। अब क्या होगा कि ये वाला गेट हो जाएगा बंद, ये वाला गेट बंद हो जाएगा, और ये जो सोडियम ये जो बंद हुआ है, यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ये पोटेंशियल स्टिमुलेट करेगा इस गेट को भी और इस गेट को भी, इन दोनों गेट्स को स्टिमुलेट करेगा, ये दोनों गेट ओपन हो जाएंगे। और क्या होगा कि इस पोटाशियम गेट के ओपन होने से पोटाशियम आयन बाहर चला जाएगा, ये वोल्टेज गेटेड पोटाशियम है, और मजीद यहां पर जो है वो सोडियम आयन अंदर आएगा। पोटाशियम के बाहर जाने से क्या होगा? देखिए बेटा, पोटाशियम के बाहर जाने से ये बंद हो गया, पोटाशियम बाहर जा रहा है, ठीक है, और इस हिस्से से सोडियम अंदर आ रहा है। तो इससे क्या होगा? देखें, इस यहां से ये दोनों काम हुआ है इस वाले गेट से। इस वाले गेट ने क्लोज होने से पहले क्या किया कि नेक्स्ट टू गेट ओपन किया, नेक्स्ट सोडियम को और नेक्स्ट पोटाशियम को। पोटाशियम के गेट ओपन होने से बाहर जब ज्यादा पॉजिटिव आयन चला जाएगा तो बाहर की मेम्ब्रेन दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी। बाहर की मेम्ब्रेन का दोबारा से पॉजिटिव होना और अंदर से दोबारा से नेगेटिव होना, ये चीज कहलाती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ये चीज रीपोलर, और इसका सबब कौन है? वोल्टेज गेटेड पोटाशियम गेट जो कि बाहर जा रहा है। ये जो सोडियम गेट अंदर आया है, सोडियम गेट खुला है, इसकी वजह से जो सोडियम अंदर आया है ये अंदर की मेम्ब्रेन को पॉजिटिव कर देगा और बाहर की मेम्ब्रेन को नेगेटिव। ये वही कंडीशन है डीपोलराइजेशन। यानी बेसिकली जो पोटेंशियल डीपोलराइजेशन यहां थी अब वो आगे शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, ये आगे फिर यही करेगा। मतलब डीपोलराइजेशन आगे चलती चली जाएगी और पीछे जो है वो रीपोलराइजेशन होती रहेगी पोटाशियम गेट की वजह से, ठीक है ना। अब मसलन इसी को अगर हम आगे शिफ्ट करें, हम बात को यहीं से कंटिन्यू रखते हैं, ये बंद, देखें ये सोडियम गेट बंद हो गया, इसने ये वाले दो गेट ओपन करवाए थे, ये वाले, इससे सोडियम अंदर आ गया था, हम यही बात कर रहे थे, और इससे पोटाशियम आयन बाहर चला गया था। इस पोटाशियम आयन की वजह से रीपोलराइजेशन हुई, बाहर के चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हो गए, ये हो गए रीपोलराइजेशन। और यहां पर सोडियम आयन अंदर आया तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गए, ये आ गया दोबारा से डीपोलराइजेशन। अब यही डीपोलराइजेशन मजीद आगे शिफ्ट होगी, वो क्या करेगा? ये वाला गेट बंद होगा, ये वाला ओपन होगा, जिससे पोटाशियम बाहर जाएगा, सेम चीज रिपीट होगी, और सोडियम, नेक्स्ट सोडियम अंदर आएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो दोबारा से रीपोलराइजेशन स्टेट में चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा जो है वो जो है बेटा दोबारा से डीपोलराइज हो जाएगा।
ये पोलराइज्ड, ये वाला हिस्सा होगा डीपोलराइज्ड। मीन ये सिलसिला चलता रहेगा टिल जो है बेटा जब तक ये दिमाग तक पहुंच नहीं जाता। और देखें यहां पर आपके पास कितनी कंडीशन आई है, पोलराइज स्टेट आपके पास आई, आपके पास आई डीपोलराइज्ड, आपके पास आई रीपोलराइज्ड। ये 3 कंडीशन अभी तक आपने पढ़ी है। देखो बेटा जो पोलराइज स्टेट था उसके अंदर आपने पढ़ा कि सोडियम आयन जो है वो 10 टाइम्स बाहर ज़्यादा थे और पोटाशियम आयन 20 टाइम्स इनसाइड ज़्यादा थे। ठीक हो गया, तो ये बन गया था पोलराइज। डीपोलराइज में क्या हुआ कि सोडियम इनफ्लक्स हुआ जिसकी वजह से अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हुई। रीपोलराइजेशन का सबब था पोटाशियम, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम लीकेज गेट और है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम और है। इनके इफ्लक्स की वजह से ऐसा हुआ, यानी जब ये बाहर गए तब रीपोलराइजेशन की स्टेट आई। ठीक है ना, और डीपोलराइजेशन का अमल ऐसे ही चलता रहा। मैं आपको गेट्स के बारे में थोड़ी सी रिवाइज करवाऊंगा। गेट बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो ये 4 तरह के गेट हैं। एक तो ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है। ठीक हो गया, एक तो ये पंप है, एक ये वाला है जिसको पोटाशियम लीकी गेट कहते हैं। और रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान जिसको आप RMP बोलते हो, उस दौरान बेटा ये वाला गेट खुलता है और ये वाला गेट खुला रहता है। ये दो, ये वाला जो गेट होता है जिसको वोल्टेज गेटेड पोटाशियम कहते हैं, ये ओपन अप होता है सिर्फ डीपोलराइजेशन के दौरान, या जिसको बोलते हैं AMP एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान। और ये जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम है ये ओपन अप होता है सिर्फ और सिर्फ रीपोलराइजेशन, यानी जिस वक्त ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा होता है, अभी आया नहीं होता, आ रहा होता है, तो उस वक्त जो है बेटा ये वोल्टेज गेटेड पोटाशियम ओपन अप होता है। ठीक है, ये वाला सोडियम गेट जब आगे का ओपन होगा तो डीपोलराइजेशन आगे शिफ्ट हो जाती है। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म के अंदर थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ग्राफ है, यहाँ पर जो है वो टाइम है और यहाँ पर है वोल्टेज। ठीक हो गया। अच्छा देखें, आपके पास ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो कि होता है -70 मिली वोल्ट का, इसको लिखते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन -70 मिली वोल्ट होता है। ये माइनस का साइन आप इसको इस साथ इस वजह से लगाते हो क्योंकि अंदर से मेम्ब्रेन इस वक्त नेगेटिव है। फिर क्या होता है बेटे, एक ऐसे नियर अबाउट इस पे आप लगा दोगे +50, आप इस पे सॉरी आप इस पे लगाएंगे इसके ऊपर जो है वो आप लगा देंगे जो है बेटा 50, मतलब जो है वो 30 मिली वोल्ट लगा दें। ठीक है, 30 मिली वोल्ट का। अच्छा फिर क्या होगा, ये बेसिकली है थ्रेशोल्ड, आपको मिला है थ्रेशोल्ड। उसके बाद ये पोटेंशियल बढ़ा और ये नीचे की तरफ आया, ये थोड़ा सा नीचे गया और फिर ऐसे बैलेंस हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आ गया +50 मिली वोल्ट। ये बेसिकली शो करता है एक्शन पोटेंशियल को, ये पीक है एक्शन पोटेंशियल जिस दौरान मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड है। ये वाला जो हिस्सा होगा ना बेटा, इसको आप बोलोगे डीपोलराइजेशन। इस दौरान सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, आप यूं लिख सकते हो सोडियम इनफ्लक्स। और ये वाला जो हिस्सा है ग्राफ का, ये शो करता है उसकी वापसी, +50 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट तक की जो वापसी होती है वो रीपोलराइजेशन होती है, और ये होती है पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से, पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा अब मसला ये होता है कि ये वाले जो स्टेट है ना, इसको कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन।
अब ये क्या हुआ है, बात देखें, जिस वक्त रीपोलराइजेशन हो रही होती है ना, उस वक्त दो पोटाशियम के गेट खुले होते हैं, पोटाशियम वोल्टेज गेट, नंबर 2 लीकी पोटाशियम गेट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोटाशियम जो है वो बाहर जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा पोटाशियम बाहर जाने की वजह से बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये ओवर पॉजिटिव हो जाती है, रेस्टिंग से भी आगे चली जाती है, ये -90 मिलीवोल्ट पर आ जाती है, क्योंकि पोटाशियम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये जिसकी वजह से ये हाइपरपोलराइजेशन हुई है। आप इसकी वजह लिख सकते हो, ओवर लीकेज ऑफ पोटाशियम। क्लोराइड भी थोड़ा बहुत अंदर आता है, उसके लिए अलग गेट होता है, जिसकी वजह ये बेसिकली इसको रिकवरी पीरियड या इसको जो है बेटा आप रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हो, ठीक है ना। इस दौरान जो है बेटा वो नर्व इंपल्स में एक छोटा सा गैप होता है, ये ठीक है ना, ये छोटा सा गैप होता है, इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। ये तकरीबन 4 मिली सेकेंड्स का होता है। वैसे टोटल नर्व इंपल्स जो होती है वो 2 to 3 मिली सेकेंड की होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड 4 मिली सेकेंड के अंदर अंदर जो है बेटा ये वो होता है। इसके अंदर रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन वाला एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे वोल्टेज गेटेड पोटाशियम गेट कुछ देर के बाद बंद हो जाएंगे, जैसे वोल्टेज गेटेड पोटाशियम गेट बंद होंगे ये दोबारा से अपनी नॉर्मल -70 मिली वोल्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, -70 मिली वोल्ट। और ये जो है ना बेटा वो -50 यहाँ पर आता है, वहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई, मैं उसकी करेक्शन कर देता हूँ। ये आप देखें ना, -50 मिली वोल्ट होता है, नियर अबाउट 20 मिली वोल्ट का फर्क डाला हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने बताया था ना कि ये 15 to 30 मिली वोल्ट के बीच में थ्रेशोल्ड जनरेट होता है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से जो है बेटा हो जाती है। चले उसके बाद नेक्स्ट जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है। देखें, थ्रेशोल्ड नहीं बल्कि मुझे बताना था आपको सैल्यूटेटरी क्या होता है। सैल्यूटेटरी ये होता है कि बेटे जैसे फर्ज कर लें ये एक एक्सॉन है, इसके ऊपर ये माइलिन की शीट है, ये वाला जो बीच वाला एरिया है इसको कहेंगे हम नोड ऑफ रेनवेयर। यहां पर बेसिकली पाए जाते हैं सोडियम गेट्स। सोडियम गेट्स सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा वो पाए जाते हैं नोड ऑफ रेनवेयर के ऊपर, बस, और कहीं भी नहीं होते। ये वाला हिस्सा बिल्कुल खाली होता है, यहाँ कोई गेट नहीं होता, ठीक है ना, जहाँ माइलिन शीट है, क्योंकि माइलिन शीट कंडक्शन नहीं होने देगी। सिर्फ सोडियम गेट यहाँ होते हैं और सोडियम आयन अंदर आता है, डीपोलराइजेशन का अमल होता है यहाँ, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स ऐसे जंप करती है, और इस जंपिंग नर्व को आप सैल्यूटेटरी नर्व इंपल्स का जो है वो नाम देते हैं, सैल्यूटेटरी नर्व इंपल्स। और इसकी स्पीड आप जानते हैं वो मैक्सिमम होती है 120 मीटर पर सेकेंड, जो कि नोड ऑफ रेनवेयर के ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा, नर्व इंपल्स की जो स्पीड होती है वो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम है वो 120, और ये होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन की, जबकि इसी माइलिनेटेड न्यूरॉन की जो एवरेज स्पीड होती है वो पाई जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की जो स्पीड होती है वो होती है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड। और एक बात मैंने और बताई थी, नर्व इंपल्स की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है, पल्स स्पीड जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन की जितनी थिकनेस होगी
जितने ज़्यादा माइलिन शीट होगी उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक बेटे मुकम्मल हो गया। आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।